अगर मान लो कि किसी ऐसे स्टेट में जैसे केरला चले जाते हो आप, आंध्र प्रदेश में आपका ट्रांसफर हो जाता है, आंध्र प्रदेश में आपका जॉब लगता है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको लैंग्वेज इश्यू थोड़ा तो होगा ही होगा, ठीक है? नो डाउट है कि मतलब लैंग्वेज इश्यू नहीं होगा। हाँ, अपने आप होम स्टेट में हो, जैसे बिहार, झारखंड में हो, ठीक है? यूपी में हो, तो भोजपुरी पे ही काम चला लोगे। लेकिन यही है कि अगर मान लो कि बंगाल में हो, तो बंगाल में भी चलो हिंदी लोग समझ जाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अगर गाँव वगैरह में पोस्टिंग है, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा-सा बंगाली टच आ जाता है या फिर आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ेगा या फिर आपको तो धीरे-धीरे उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। लेकिन साउथ में तो लोग हिंदी बिल्कुल मतलब ना के बराबर समझते हैं, अगर गाँव वाले रिस्क है, लेकिन फिर भी इतना भी मतलब ये मत सोचिए कि मतलब गलती होगा ही होगा, ठीक है? मतलब आप अगर कॉन्शियस होके काम करेंगे तो नहीं होगा, मतलब गलती नहीं होगा। हाँ, जिस दिन मान लीजिए कि आपको कोई डिस्टर्बेंस हो, आप जो ठीक नहीं है, अंदर से तबीयत ठीक नहीं है या फिर आप जो है वो मतलब घर में कुछ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है जिससे आप डिस्टर्ब चल रहे हो कुछ दिन से, तो आप एमपीसी काउंटर पे ना बैठ के किसी दूसरे काउंटर पे उस दिन रिक्वेस्ट करके बैठ सकते हो क्योंकि वहाँ फाइनेंशियल का लेन-देन है, तो हो सके कि दिक्कत हो सके। आपको डबल शिफ्ट करना पड़े, आपको 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक करना पड़े, तो फिर आप सोचेंगे कि उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलना चाहिए क्योंकि ऑब्वियस है 8 घंटे की ड्यूटी हम 12 घंटे पे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको पेमेंट एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो मिलता है, वो क्या है? हेलो एवरीवन, मैं विवेक राही स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। तो आज हम लोग पीएएसए के बारे में बात करेंगे, यानी पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे। उनके जॉब प्रोफाइल के बारे में देखेंगे, उनका प्रमोशनल एस्पेक्ट क्या है और पोस्टिंग कहाँ-कहाँ होती है और टाइमिंग क्या होता है। ये सब बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग और इसकी बहुत अच्छी वैकेंसी भी है इस बार और बहुत लोगों को ये मिलने भी वाला है, तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों बता दूं आपको कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाते रहता हूं और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और जिनका भी स्कोर जो है वो एक हायर लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है या एक लेवल पे पहुंच भी रहा है तो उनको होम पोस्टिंग मिलने का चांसेस नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं पीएएसए के बारे में, यानी पोस्टिंग असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में। सबसे पहले तो एक ऑफिस स्ट्रक्चर समझते हैं, उसके बाद क्या-क्या काम होता है पोस्ट ऑफिस में, वो सब चीज़ समझते हैं। उसमें से फिर हम डिवाइड करते हैं कि क्या पीए का काम है और क्या एसए का काम है और फिर आप लोग समझ जाइएगा धीरे-धीरे। देखिए सबसे पहले तो पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस बहुत तरीके के आप लोग देखे होंगे। एक होता है जीपीओ, ग्रैंड पोस्ट ऑफिस देखे होंगे, एक उसके नीचे डिविजनल ऑफिस भी देखे होंगे, हेड ऑफिस भी देखे होंगे, उसमें उसके बाद सब हेड ऑफिस भी देखे होंगे, सब ऑफिस जिसको कहते हैं। उसके बाद एक रेलवे मेलिंग सर्विस भी देखे होंगे और भी बहुत सारे ऑफिस जो गाँव में छोटे-मोटे ऑफिस रहते हैं, वो भी देखे होंगे, ठीक है? तो मतलब बहुत सारे ऑफिसेज़ होते हैं इसके, ठीक है? मेलिंग सर्विसेज़ अलग, कुछ अलग, सब चीज़ अलग। उसमें भी अब देखे होंगे कि पोस्ट ऑफिस का एक काम बस पोस्ट लेना और पोस्ट को पहुंचाना ही नहीं होता है, उसमें भी इंश्योरेंस का काम, उसमें उनका सेविंग बैंक अकाउंट भी खुलता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है? तो वो सब का भी काम होता है। पोस्ट ऑफिस में आप देखे होंगे कि आधार का काउंटर भी रहता है जिसमें आप अपना आधार अपडेशन भी करवाते हैं। अब नए-नए पोस्ट ऑफिस मतलब कुछ-कुछ एरिया में जहाँ पे आपका ये पासपोर्ट सेवा केंद्र जो होता है पीएस के, तो पासपोर्ट सेवा केंद्र अगर आस-पास के रेडियस में शायद 100 किलोमीटर का रेडियस एक फिक्स है, 100 या 200 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं है, तो आप पासपोर्ट वेरिफिकेशन भी जाके आप पोस्ट ऑफिस में ही करवा सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएँ मतलब उपलब्ध हो रही हैं धीरे-धीरे और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी धीरे-धीरे पोस्ट ऑफिस का बढ़ रहा है, उसका रेडियस भी काम करने का तरीका भी अलग हो रहा है, बहुत चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं, बहुत सारे नए-नए पोर्टल भी आ गए हैं जिस पे काम होता है मतलब आप देखते होंगे अभी आप ईज़िली ट्रैक कर पाते होंगे अपने पोस्ट को, जैसे आप ब्लू डार्ट वगैरह कुरियर को करते हो वैसे ही आप इंडियन पोस्ट को भी ट्रैक कर पाते हो, जो कि पहले के ज़माने में ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो ये सब सारी सुविधाएँ आ रही हैं, पोस्ट ऑफिस जो है वो बहुत एडवांस रूप ले रहा है, तो अ, इसमें काम करने का अलग एक एक्सपीरियंस भी होगा। तो ये बहुत सारे काम नए-नए खुले हैं, ठीक है? उसमें स्कीम वगैरह भी नए-नए आ रहे हैं, जैसे आपका हेल्थ स्कीम भी आ रहा है, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी, पीएलआई के बारे में सुने होंगे आप लोग, आरपीएलआई के बारे में सुने होंगे, ये पासपोर्ट सॉरी रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सुने होंगे आप लोग, ठीक है? तो ये सब भी स्कीम आ रहा है। तो ये सब सभी जो हैं वो ऑफिसेज़ में होते हैं। चलिए, सबसे एक जीपीओ होता है, जीपीओ ग्रांट ऑफ पोस्ट ऑफिस जो कि स्टेट में कहीं एक पाया जाता है। जैसे अगर मैं बिहार का बात करूँ तो पटना जीपीओ का नाम सुने होंगे आप, तो वहाँ है। ठीक है, उसके नीचे बहुत सारे ऑफिसेज़ होते हैं, डिविज़नल ऑफिस होता है, एक डिवीज़न जैसे मान लो कि आप एक मुंबई का बात करो तो मुंबई में ईस्ट डिवीज़न हुआ, वेस्ट डिवीज़न हुआ, साउथ डिवीज़न हुआ, ठीक है? तो ईस्ट डिवीज़न जैसे हुआ तो ईस्ट डिवीज़न का ऑफिस है दादर में, तो दादर क्या हुआ एक डिवीज़न ऑफिस हुआ। उसके बहुत सारे हेड ऑफिस होंगे जैसे फिर होगा दादर, माटुंगा ये वो ऐसे करके बहुत सारे सायन हो गया, तो ऐसे करके बहुत सारे हेड ऑफिस होंगे, ठीक है? हेड ऑफिस के अंदर भी सब ऑफिस होगा, सब ऑफिस जो होते हैं जो एक-एक इलाके में होते हैं, छोटे-छोटे इलाके में जो हर पिन कोड पे एक रहता है। देखिए, हमारे जो कंट्री का जो पिन कोड होता है ना, जैसे आपका कंट्री का जो भी पिन कोड हो, ठीक है? जैसे मेरे यहाँ का पिन कोड है 410206, ठीक है? तो ये जो है पिन कोड, ये पिन कोड किस चीज़ का है? तो ये पिन कोड जो होता है ये पिन कोड जो होता है वो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड होता है। मतलब हर पोस्ट ऑफिस का एक अपना फिक्स एरिया होता है कि वो कितने
एरिया के लिए वो बटा हुआ है। पिन कोड चेंज हुआ, ऑफिस चेंज हो जाएगा फिर, मतलब एक दूसरे पोस्ट ऑफिस के अंदर एक ये क्या होता है, सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया को ना ऐसे पिन कोड के अनुसार बांटा गया है, और पिन कोड के अनुसार बांटने के लिए क्या हुआ, फिर हर पिन कोड पे एक पोस्ट ऑफिस को खोला गया है। तो छोटे-छोटे जगहों पे सब ऑफिस होते हैं, थोड़ा वो बहुत सारे सब ऑफिस मिला के एक हेड ऑफिस होता है। काम दोनों जगह दोनों मतलब सेम होता है, ठीक है? सब ऑफिस में वही काम होगा जो हेड ऑफिस में होगा। हाँ, लेकिन एक कहते हैं ना कि हेड हेड ऑफिस जो है कितने बहुत ये संभाल सके, मतलब कितने एरिया को संभालेगा, इसलिए वो लोग सब ऑफिस खोल देते हैं, ठीक है? जैसे कि आप अगर देखेंगे जैसे एसबीआई का मैं बात करूँ, तो एसबीआई का कैसे, एसबीआई का नया-नया कियोस्क काउंटर खुल रहा है, या नया-नया एसबीआई का आपको देखे होंगे छोटे-छोटे अलग-अलग ब्रांच खोलती है एसबीआई की। छोटे जगहों पे पूरा ब्रांच नहीं खोल सकते हैं, तो एक छोटा-सा काउंटर खोल देते हैं, ठीक है? उस टाइप से। तो उस टाइप से हेड ऑफिस भी काम करती है। तो हेड ऑफिस जो है अपने अंडर में बहुत सारे सब ऑफिस को खोल देती है, और वहाँ जाके आप जो भी डीलिंग करना हो कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में जब भी जाते होंगे दोस्तों आप, ठीक है? आपको याद होगा कभी ना कभी तो आप लोग ज़रूर गए होंगे पोस्ट ऑफिस में। तो गए होंगे तो जब भी जहाँ पे पोस्ट डालते हैं आप लोग, ठीक है? जैसे बोलते हैं ना कि वहाँ पे चले जाइए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, या बोलते होंगे हमको स्पीड पोस्ट करना है, तो बोलता होगा कि ठीक है चलिए 5 नंबर काउंटर से जाके कर लीजिए। तो 5 नंबर काउंटर, फिर बोलता है आपकी हमको ना ये सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो बोलता होगा 3 नंबर काउंटर पे चले जाइए, वहाँ से होगा। तो ये काउंटर है अलग-अलग, ये 5 नंबर 3 नंबर, ये 5 नंबर 3 नंबर से डिवाइड नहीं होता है। एक्चुअली हर काउंटर का अपना एक मतलब होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि काउंटर कितने-कितने होते हैं। देखिए काउंटर बहुत तरह के हो सकते हैं, ठीक है? डिपेंड करता है कि कितना बड़ा ऑफिस है। हो सकता है बहुत छोटा-सा ऑफिस है तो 2 काउंटर पे ही काम हो जाए, या बहुत बड़ा ऑफिस है तो हो सके 6-6, 7-7, 8-8 काउंटर, या कहीं-कहीं आपको 10-10, 12-12 काउंटर मिले, ठीक है? काउंटर 1 से लेके पूरा एकदम, ठीक है? एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है काउंटर, वो है एमपीसीएम काउंटर। एमपीसीएम का मतलब होता है मल्टीपर्पज़ काउंटर मशीन। मल्टीपर्पज़ काउंटर मशीन जो है एमपीसीएम, वहाँ पे जब भी आप पोस्ट लेके जाते हो, ठीक है? तो होता है ना कि हमको स्पीड पोस्ट करना है, तो आप स्पीड पोस्ट पे जाते हो, वहाँ पे वो आपके स्पीड पोस्ट का कहाँ भेजना है वो सब कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, एक बारकोड लगाते हैं, एक पेपर आपको देते हैं, आपसे पेमेंट लेते हैं कि ठीक है, आपका स्पीड पोस्ट का ₹40 ₹50, या वज़न कुछ है 1 केजी तो आपका ₹200 ₹300, इतना हुआ, ठीक है? आप दे देते हो नॉर्मली, और वो लोग आपको एक रसीद काट के ट्रैकिंग आईडी के साथ दे देते हैं, ठीक है? तो वो जो काउंटर होता है ना जहाँ पे ये सब काम होता है, ये एमपीसीएम काउंटर होता है, वहाँ सब चीज़ होता है, ठीक है? मल्टीपर्पज़ काउंटर मशीन है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ करना, फिर आपका कुछ टिकट वगैरह चाहिए आपको, तो टिकट वगैरह के लिए लेना, ठीक है? ये सब काम होता है। हाँ। एक जो काउंटर होता है वो होता है आपका एसबी काउंटर। एसबी काउंटर का मतलब होता है सेविंग बैंक काउंटर। सेविंग बैंक काउंटर जो होता है, वहाँ पे जनरली आप सेविंग बैंक से जुड़े जो भी समस्याएँ हैं, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाना, विथड्रॉल, एफडी, डिपॉज़िट कुछ करना है आपको, आरडी का, एनएससी का, ये जितने भी सर्टिफ़िकेट्स वगैरह, एनएससी पता होगा आपको, नेशनल सेविंग सर्टिफ़िकेट जो होता है, ठीक है? ये जितने भी काम है ना, मतलब बैंकिंग रिलेटेड जितने काम है ना, वो सारे एसबी काउंटर पे होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि एसबी काउंटर मतलब एक ही हो सके 2-2 एसबी काउंटर हो। सुबह-सुबह देखते होंगे कि लाइन लगा रहता है एसबी काउंटर पे। लोग जो हैं आज भी मतलब पोस्ट ऑफिस में बहुत लोग पैसा डालते हैं। जैसे जैसे एसबीआई में और एचडीएफसी में और आईसीआईसी में, ये सब बैंक में आप जाके अपना खाता खुलवाते हैं, ऐसे बहुत लोग अभी पोस्ट ऑफिस में भी खाता खुलवाते हैं, और बहुत सारी योजनाएँ भी रहती हैं दोस्तों। एक होता है दोस्तों इंश्योरेंस काउंटर, ठीक है? इंश्योरेंस काउंटर पे आपका मेनली इंश्योरेंस से रिलेटेड काम होता है, जैसे पीएलआई हो गया। पीएलआई का नाम सुने होंगे आपको, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जो होता है, नया आया हुआ है, जिसमें आप मतलब कुछ पैसे ₹1000 ₹2000 मंथली डाल के, आप जैसे एलआईसी काम करती है ना कि 6 साल में 7 साल में आपको मैच्योरिटी वैल्यू इतना मिलेगा, उसी तरफ से है। और आपका ये एक इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है कि अगर आपको कुछ हो जाए बीच में, या फिर मतलब कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तभी आपको मिलेगा। आप मतलब गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है? ये तो मतलब है नया, एक आया है इसी के तहत आरपीएलआई, जिसको कहते हैं रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस, तो वहाँ वो भी काम होता है। तो ये सब काम होता है जनरली इंश्योरेंस, यहाँ भी जनरली डेटा एंट्री का ही काम होगा। एक और काउंटर होता है जिसको हम लोग आधार काउंटर को कहते हैं। आधार काउंटर पे भी आपका काम, आपका ड्यूटी लग सकता है। आधार काउंटर पे नेमली क्या होता है कि आधार काउंटर पे आपको आधार अपडेशन का काम मिल सकता है। आधार अपडेशन आप समझते होंगे, जैसे किसी का नाम में गलत है, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो उसका वेरीफाई करवा के, या फिर किसी को आधार बनाना है, तो वो आधार बनवाने आता है अपना, ठीक है? जब बच्चे, कोई नया बच्चा हो जिसको आधार अपडेट करवाना हो या आधार बनवाना हो, तो उसका फ़ोटो लेना, साइन लेना, ये सब लेना, सब चीज़ लेना, वो सब भी किसी-किसी काउंटर पे अवेलेबल होता है। पासपोर्ट का भी काम आपको मिल सकता है। पासपोर्ट बोले तो कुछ-कुछ जगह पे देखो होता क्या है ना कि पासपोर्ट ऑफ़िस जो है ना, पासपोर्ट ऑफ़िस वो भी अपना अलग-अलग छोटे-छोटे काउंटर बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र, ठीक है? पीएसके, ठीक है? तो पासपोर्ट सेवा केंद्र अगर किसी इलाके में नहीं है, तो वहाँ पीएसके का काम जो है वो पोस्ट ऑफ़िस को ही दे दिया जाता है, और पोस्ट ऑफ़िस ही अपना वेरिफ़िकेशन वहाँ पे कर लेती है। उनके पास वो सारा सुविधा रहता है, वो मशीन वगैरह होता है ना, जिससे रेटिना स्कैन, थंब ये 5 उँगली का ये थंब वाला, ठीक है? फ़ोटो खींचना, ये सब करना, सब वही कर लेती है, वहीं पे हो जाता है। तो पासपोर्ट ऑफ़िस में आजकल सॉरी पोस्ट ऑफ़िस में आजकल पासपोर्ट ऑफ़िस का भी काम और आधार का भी काम होने लगा है, तो आपका ये भी काम हो सकता है, ठीक है? जो पीएसए का, जो पीए का, ये सब पीए का काम है, तो पीए का काम जो भी है, इन्हीं सारे काउंटर पे होगा। तो इन सारे काउंटर
काउंटर पे होगा क्या, और एक काउंटर और होता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काउंटर है, बहुत इंपॉर्टेंट काउंटर है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा, और प्लीज़ वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। देखिए, मल्टीपर्पज़ काउंटर में जो होता है रजिस्ट्री लेटर से संबंधित, रेवेन्यू, बुकिंग वगैरह जो भी बुकिंग करते हैं, जो भी आता है ना आपका, मतलब नेशनल हुआ, इंटरनेशनल हुआ, जितने भी आते हैं वो सबको ये मतलब एक्सेप्ट करना होता है, और उनका एंट्री करके एक उनका बना के, मतलब ट्रैकिंग आईडी बना के आपको स्लिप एक दे दिया जाता है, ठीक है। वो होता है मतलब मल्टीपर्पज़ काउंटर पे। मल्टीपर्पज़ काउंटर पे थोड़ा-सा रिस्क ये होता है कि कभी-कभी मतलब फाइनेंस से रिलेटेड काम होता है, जैसे पैसे का लेन-देन भी होता है, तो कभी-कभी मान लो कि आपसे पैसे जो है कम या ज़्यादा हो गए, तो आपको अपने पॉकेट से बियर करना होता है, तो इसलिए वो थोड़ा एक कह सकते हैं कि फाइनेंस वाला ये है, और पब्लिक डीलिंग वाला जॉब है, जिसमें पब्लिक से डील करना पड़ता है आपको। तो हो सके अगर आप चूँकि ये पोस्ट ऑफिस जो है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े शहर में ही हो, छोटे-छोटे शहर में भी, वाई सिटीज़ में भी हो सकता है। तो ये हो सकता है, ये मान सकते हैं आप कि अगर मान लो कि किसी ऐसे स्टेट में जैसे केरला चले जाते हो आप, आंध्र प्रदेश में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, आंध्र प्रदेश में आपका जॉब लगता है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको लैंग्वेज इश्यू थोड़ा तो होगा ही होगा, ठीक है? नो डाउट है कि मतलब लैंग्वेज इश्यू नहीं होगा। हाँ, अपने आप होम स्टेट में हो, जैसे बिहार, झारखंड में हो, ठीक है, यूपी में हो, तो भोजपुरी पे ही काम चला लोगे। लेकिन यही है कि अगर मान लो कि बंगाल में हो, तो बंगाल में भी चलो हिंदी लोग समझ जाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अगर गाँव वगैरह में पोस्टिंग है, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा-सा बंगाली टच आ जाता है, या फिर आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, या फिर आपको तो धीरे-धीरे उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। लेकिन साउथ में तो लोग हिंदी बिल्कुल मतलब ना के बराबर समझते हैं। अगर गाँव वाले इलाके में चले गए तो, मतलब थोड़ा-सा वाई सिटीज़ में चले गए तो, मैं चेन्नई और वाइज़ैक सिटी और ये सब का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा दूसरे मतलब वाई सिटीज़ का बात कर रहा हूँ। वाई या जेड सिटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो सब सिटी के बारे में। तो वो सब सिटी में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है, आपको लैंग्वेज का इश्यू हो सकता है, ये सब काम करने में। अच्छा, वहाँ पे टिकट और स्टैम्पिंग का भी काम किया था। टिकट देखते होंगे मतलब ये पोस्ट ऑफिस का अलग-अलग टिकट आता है, तो वो भी टिकट आपको एमपीसीएम काउंटर से ही मिलेगा। तो एमपीसीएम काउंटर जो है मल्टीपर्पज़ काउंटर होता है, वहाँ मतलब पब्लिक डीलिंग प्लस में फाइनेंशियल वर्क दोनों होता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, आप जब भी जाएँगे तो आपको, और एमपीसीएम काउंटर पे पीए ही बैठते हैं, मतलब पोस्टल असिस्टेंट ही बैठते हैं, ठीक है? आगे आते हैं हम लोग एसबी काउंटर की तरफ। तो एसबी काउंटर में देखिए विथड्रॉल होता है, ठीक है? पैसा का विथड्रॉल और पैसे का डिपॉज़िट। तो अगेन यहाँ भी पैसे का काम है। कभी भी सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ भी आपका ये मतलब होता है ना कि पहला अकाउंट खुलवाने पे ₹500 डिपॉज़िट आपको रखना पड़ता है, तो वहाँ भी पैसा का लेन-देन वगैरह। तो पैसा का यहाँ या आरडी करते हैं या एनएससीज़ लेते हैं, तो यहाँ भी पैसा का थोड़ा-सा लेन-देन है। तो पैसा का जहाँ लेन-देन आएगा वहाँ थोड़ा-सा रिस्क होगा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि एक तो पब्लिक डीलिंग, या जैसे सुनते होंगे ना कि बैंक क्लर्क कैसे होते हैं, बैंक क्लर्क में हमेशा पैसा का डीलिंग करना होता है, तो वो लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं पैसा को डील करते समय। देखते होंगे हमेशा पेंसिल लिए रहते हैं, कितना नोट हुआ वो लोग हमेशा गिनते रहते हैं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, किसी को ज़्यादा ना चला जाए, ठीक है। क्योंकि मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड है, उसको मतलब 20,000 का लॉस हो गया था एक बार। 20,000 जो है ज़्यादा दे दिया था उसने किसी को, तो उसे वो पॉकेट से ही भरना पड़ा था ये, ठीक है। उसका कोई उपाय नहीं है कि आप मतलब ये कर पाओ। तो इस चीज़ में थोड़ा-सा रिस्क है, लेकिन फिर भी इतना भी मतलब ये मत सोचिए कि मतलब गलती होगा ही होगा, ठीक है? मतलब आप अगर कॉन्शियस होके काम करेंगे तो नहीं होगा, मतलब गलती नहीं होगा। हाँ, जिस दिन मान लीजिए कि आप कोई डिस्टर्बेंस हो, आप जो ठीक नहीं है, अंदर से तबीयत ठीक नहीं है, या फिर आप जो है वो मतलब घर में कुछ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है जिससे आप डिस्टर्ब चल रहे हो कुछ दिन से, तो आप एमटीसी काउंटर पे ना बैठ के किसी दूसरे काउंटर पे उस दिन रिक्वेस्ट करके बैठ सकते हो, क्योंकि वहाँ फाइनेंशियल का लेन-देन है, तो हो सके कि दिक्कत हो सकती है। ठीक है? तो इस बात का ख्याल रखिएगा जब भी आप पीएसए में जॉइन कीजिएगा तो, ठीक है? एक और काउंटर होता है इंश्योरेंस काउंटर। इंश्योरेंस काउंटर में वही इंश्योरेंस से रिलेटेड काम पीएलआई और आरपीएलआई का लाइफ इंश्योरेंस का है, और भी कुछ-कुछ इंश्योरेंस प्लान है, मतलब कुछ और भी प्लान्स है, जैसे लड़कियों के लिए सुकन्या योजना पोस्ट ऑफिस में खुलता ही है, और भी कुछ-कुछ है, बहुत सारी स्कीम है, ठीक है? आपका ये अटल पेंशन योजना भी है, उसका भी पोस्ट ऑफिस से ही लिंक है, पोस्ट ऑफिस में जाके उसको खोल सकते हैं, ठीक है? ऑनलाइन भी बहुत सारी सुविधाएँ आ गई है, अब तो ऑनलाइन भी खोल सकते हैं, ठीक है? तो वो सब काउंटर पे मतलब इंश्योरेंस काउंटर वाले पे होता है, ठीक है काम। तो उसका भी एक काउंटर रहता है, वहाँ भी डेटा एंट्री का ही काम होता है, कंप्यूटर रिलेटेड ही काम होता है, कंप्यूटर पे आपको चढ़ाना है, आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड होगा, उसी सॉफ्टवेयर में बताता हूँ क्या-क्या सॉफ्टवेयर प्रोवाइड होता है, क्या-क्या सॉफ्टवेयर पे काम करना होता है, ठीक है? तो ये सब काम रहेगा आपको, तो मल्टीपर्पज़ काउंटर, एसबी काउंटर, इंश्योरेंस काउंटर, 1-2 काउंटर और हो सकता है, जैसे बैक बेंचेस पे होता है, मतलब ये फ्रंट ऑफिस का बात हुआ, एक फ्रंट ऑफिस होता है जहाँ पब्लिक डीलिंग होती है, एक बैक ऑफिस होता है, ठीक है? आते हैं हम लोग उसपे थोड़ी देर में, ठीक है? देखिए, ये फ्रंट ऑफिस में जितने काम होते हैं ना, सब सैप पोर्टल पे होते हैं, ठीक है? सैप पोर्टल जो होता है वो पूरा जैसे हर कंपनी का या हर डिपार्टमेंट का अपना एक अलग पोर्टल होता है जिसपे सारे काम होते हैं, ठीक है? तो जो पोस्ट ऑफिस का है वो सैप पोर्टल है। सैप पोर्टल के अंदर बहुत सारे
पोर्टल होते हैं। जैसे एक जो मेन पोर्टल होता है वो होता है फिनेकल। तो फिनेकल पे सारा काम होता है। ये जितना एसबी काउंटर विड्रॉल ये सब वाला जो चीज़ है ना, इंश्योरेंस का ये सब चीज़ है, ये सब सारे क्या होते हैं, फिनेकल पे होते हैं। ठीक है, और भी कुछ कुछ होता है। एक पीओएस होता है, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, जिसको कहते हैं, जो कि पीओएस बैक ऑफिस का एक होता है। उसमें बैक ऑफिस में डिलीवरी ब्रांच होता है, वो मैं बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो ये सब काम होता है। मतलब कह सकते हैं आपकी फिनेकल में लगभग सारा काम होता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, उसको आपको थोड़ा-सा सीखना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा नहीं है, सीख जाएँगे धीरे-धीरे काम करते-करते। मतलब एंट्री वगैरह सीखना होता है, कहाँ किस चीज़ को क्या डालना होता है, वो तो तुरंत आप सीख जाओगे, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है वो। ठीक है, सैप पोर्टल का हो मतलब सीखना पड़ता है पूरा सैप पोर्टल कि क्या-क्या करते हैं उसमें। ठीक है, एक होता है जो मैं बता रहा था, लास्ट में बोला था बताऊँगा, ठीक है, वो है आपका एक डिलीवरी काउंटर, ठीक है, डिलीवरी ब्रांच। डिलीवरी ब्रांच जो होता है उसमें 2 तरह के काम होते हैं। एक होता है कि जब भी कोई आपके ऑफ़िस में ढेर सारा लेटर आए, तो उसको रिसीव करना और वहाँ आपके ऑफ़िस से जो लेटर जाए उसको डिस्पैच में डालना, मतलब डिलीवरी करवाना, ठीक है। तो या फिर देखते होंगे सुबह में पोस्ट ऑफ़िस जो है वो पोस्टमैन जो है वो लेटर लेके जाते हैं, पूरे एरिया में अपने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो-जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसका एक लिस्ट, जो-जो नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसका एक लिस्ट, या उसका जो ये क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफ़िस जो है मतलब उनका जो पोस्ट है जो नहीं डिस्पैच हुआ, उसको अगले दिन के लिए फिर रखना, क्योंकि 1 दिन और 2 दिन कभी भी ट्राई होता है, 2 दिन के बाद फिर उसको रिटर्न बैक भेजना। ये सब काम जो होता है ना, ये डिलीवरी ब्रांच में होता है। तो डिलीवरी ब्रांच में मेनली आपका पब्लिक डीलिंग तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ-कुछ पब्लिक पहुँचती हैं कि अपना ट्रैक करवाने के लिए कि मेरा लेटर कहाँ तक पहुँचा है, थोड़ा देख के बता दीजिए। ऐसे ऑनलाइन सब चीज़ अवेलेबल है, लेकिन हर कोई को ये पता नहीं होता है ऑनलाइन। बहुत लोग नेट से उतना यूजुअल नहीं रहते हैं जितना आप लोग रह सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, चेक करवाने के लिए जाते हैं सीधे पोस्ट ऑफिस। वो पूछते हैं कि मेरा लेटर कहाँ है? या आप सुने होंगे किसी का लेटर आया है, किसी का डोर लॉक है, तो वो नहीं ले पाया, तो फिर अगले दिन जाके अपना पोस्ट ऑफिस से ही ले लेता है, तो वो डिलीवरी ब्रांच से उनको मिल जाता है वो काउंटर, उस काउंटर पे। ठीक है? उस काउंटर पे आप देखते होंगे, आप जब भी पासपोर्ट ऑफिस का साइट खोलेंगे ना, पोस्टल, आप कोई भी अपना ट्रैक करने के लिए, अपना कोई भी स्पीड पोस्ट ट्रैक करने के लिए, तो उसपे आप अपना ट्रैकिंग आईडी डालेंगे तो दिख जाएगा उसपे कि कहाँ पहुँचा है। तो आपको दिखेगा कि एचओ, फिर एसओ, फिर डीओ पे पहुँचा है, फिर कहाँ ये पहुँचा है, और मतलब फाइनली कब डिस्पैच हुआ, कितने बजे पहुँचा। तो ये होता क्या है ना कि जब भी लेटर आता है तो हर लेटर को स्कैन किया जाता है। बारकोड स्कैनर होता है। आप देखे होंगे कि बारकोड होता है एक, ठीक है? वो बारकोड स्कैनर होता है। बारकोड से कभी भी स्कैन करते हैं तो वो लेटर का पूरा आ जाता है कि किसका लेटर है, कहाँ जाना है, और वो जो है कंप्यूटर पे अपडेट हो जाता है, ठीक है? तो अपडेट होता है तो वही जाके फिर आपको नेट पे दिखता है, ठीक है? तो वो भी काम होता है पीए का ही, ठीक है? पीए क्या करते हैं, ऐसे नहीं, सॉरी, पीए क्या करते हैं, वो सारे लेटर को क्या करते हैं, स्कैन कर के एक-एक लेटर को, और देखते हैं किस किस पिन कोड का है, उसको मतलब इधर-उधर मतलब रखते जाते हैं और एंट्री करते जाते हैं कि मेरे पास इतने लेटर आए मेरे पास, और उनका एक रिपोर्ट बना के शाम को दे देते हैं, मतलब अपने जो भी हेड हों उनको, और कितने लेटर हमारे यहाँ से गए, फिर कितने लेटर डिस्पैच हो चुके हैं फाइनली, कितने लेटर वापस आए, वापस आने के बाद कल से फिर उनका कितने लेटर को कल से रीडिलीवर करना है, उन सारे का ट्रैक रखना। खैर ये सब चीज़ ऑनलाइन ही अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मतलब कोई लेटर छूट ना जाए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वहाँ भी आपका काम हो सकता है। वहाँ पब्लिक डीलिंग तो नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा मतलब बढ़िया काम है। वहाँ मतलब वहाँ पे काम है, अटेंटिवनेस वाला काम है। लेटर अगर एक भी छूटेगा तो वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी फिर, ठीक है? आपको उसका मतलब कॉन्सिक्वेंसेस बियर करना पड़ेगा, आपको आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा फिर, तो इस चीज़ पे थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा जब भी आप जाइएगा तो, ठीक है? तो ये रहा सारा पीएएस का, मोटा-मोटी आप समझ गए होंगे। एमपीसीएम काउंटर पे हो सकता है, एसबी काउंटर पे हो सकता है, इंश्योरेंस काउंटर पे हो सकता है, ठीक है? और एक है आपका डिलीवरी काउंटर पे हो सकता है, जो कि बैक एंड में होता है, और भी बैक ऑफिस में भी होता है कुछ-कुछ काम। काम बहुत सारा है, ठीक है? ये मोटा-मोटी मैंने बता दिया आपको, ठीक है? एक होता है एसए, सॉर्टिंग असिस्टेंट। सॉर्टिंग असिस्टेंट जो होता है, उसका काम पब्लिक डीलिंग बिल्कुल नहीं है, ठीक है? फाइनेंस से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत अच्छा जॉब है, ठीक है? पीए से तो ऑब्वियस है, पीए से अच्छा है सॉर्टिंग असिस्टेंट। लेकिन एक चीज़ बस, सॉर्टिंग असिस्टेंट का शिफ्ट जो है रोटेशनल होता है, अभी कभी-कभी नाइट शिफ्ट भी लग सकता है आपका। नाइट शिफ्ट बोले तो उसका 3 शिफ्ट चलता है, मैं बताता हूँ। एक तो चलता है रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, ठीक है? एक चलता है सुबह 6 बजे से लेके और दोपहर 2 बजे तक, और फिर दोपहर 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है? ये 3 शिफ्ट चलता है। ये 3 शिफ्ट जो चलता है, ये 3 शिफ्ट नो डाउट है हेक्टिक तो है। अगर नाइट शिफ्ट आपका लग जाए तो हेक्टिक जॉब होता है वो। और ये 3 शिफ्ट फिक्स नहीं होता है, ये रोटेशनल होता है। हो सके 1 सप्ताह आपको नाइट में जाना पड़े, फिर 1 सप्ताह डे में जाना पड़े। तो उससे क्या है, हेल्थ पे एक मेजर इश्यू पड़ता है, ठीक है?
बहुत ज़्यादा मेजर इश्यू करता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है एक तरह से बॉडी जो है वो रजिस्ट हो जाती है कि मतलब हमको रात में सोना है, दिन में जगना है, ऐसे करके। आपकी बॉडी का भी जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है, तो ऑब्वियस है आपका हेल्थ जो है हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे जो है वो बैचलर के लिए ठीक है, बैचलर के लिए बढ़िया है, लेकिन अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं तो आप पीए ही जॉइन कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। खैर ये रैंडमली एलोकेट होता है, इस पे आपका कोई बस नहीं है, लेकिन इससे जो है वो थोड़ा-सा रोटेशनल शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जनरली रेलवे मेलिंग सर्विस जो है आरएमओ, उसमें पोस्टिंग मिलता है आपको। तो आरएमओ देखते होंगे रेलवे मेलिंग सर्विस जो है रात भर खुला रहता है, 24 घंटा चलते रहता है वो, ठीक है? ऐसे वहाँ सॉर्टिंग होता है, सॉर्टिंग मतलब मान लो कि बहुत सारे आपके पास लेटर है, ढेर सारे लेटर हैं। सारे लेटर जो है किस-किस जगह पे जाने हैं, ठीक है? उनको पिन कोड वाइज़ जो है ना सॉर्ट किया जाता है, ठीक है? जैसे बहुत सारे लेटर ये बिहार का है, ये झारखंड का है, ये बंगाल का है, ये जो है आंध्र प्रदेश का है, ये जो है दिल्ली का है, ये जो है नागालैंड का है, तो सबको अलग-अलग, अलग-अलग किया जाएगा और उसके बाद पोस्टमैन आएँगे और उसको बैगेज को बाँधना पड़ता है, फिर पोस्टमैन आएँगे, लेके चले जाएँगे। लेकिन ठीक है, लग रहा होगा थोड़ा आसान काम है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि बैगेज जो है कभी-कभी बड़े-बड़े पोस्ट होते हैं, वो भारी-भारी पोस्ट होते हैं, वो सबको उठा के फिर आपको वज़न करना, ये सब करना, वो आपकी ज़िम्मेदारी होती है। तो कभी-कभी क्या होता है कि आर्टिकल बहुत हेवी हो जाते हैं, ठीक है? 35-35, 40 केजी आपको उठाना है, उसको वेट करना है, फिर रखना है, फिर उसका एंट्री करना है। तो ये सब में थोड़ा-सा क्या कह सकते हैं, खून-पसीने वाली कमाई हो जाती है, ठीक है? ऐसे समझ सकते हैं आप। तो ये हुआ एसए के बारे में, ठीक है? तो पीएएसए का होप सो कि आप वर्क समझ गए होंगे कि पीएएसए का वर्क क्या है। आते हैं इसके टाइमिंग पे और वर्किंग डेज़ पे। देखिए वर्किंग डेज़ आपको मैं बता दूँ, वर्किंग डेज़ इसमें 6 दिन का वर्किंग है। 6 दिन का वर्किंग है, ओनली संडे ऑफ है, बाकी आपको हॉलिडेज़ एन्जॉय कर सकते हैं आप, जो गेस्टेड हॉलिडे होता है, जैसे होली, दिवाली हुआ, छठ हुआ, ठीक है? और भी आपका पोंगल हुआ, आपका गणेश चतुर्थी हुआ, ये सब तो छुट्टी होता ही है, जो ऑफ़िशियल छुट्टी होता है, ठीक है? लेकिन आपको ऐसे संडे ओनली छुट्टी होता है, बाकी किसी दिन छुट्टी नहीं होता है। सैटरडे भी आपको जाना पड़ेगा। आपका जो टाइमिंग होगा, वो टाइमिंग बहुत मैटर करता है। देखिए एमपीसीएम काउंटर जो है सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक चालू रहता है। समझिएगा टाइमिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसका तो बता दिया, एसए का तो टाइमिंग बता दिया कि एसए का टाइमिंग क्या होता है, वो 3 शिफ्ट में होता है, मैं बताया था, पीछे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है? जो एमपीसीएम काउंटर होता है, एमपीसीएम काउंटर हो गया आपका आपका ये एसबी काउंटर हो गया, आपका इंश्योरेंस काउंटर हो गया, ठीक है? ये सब काउंटर जो होता है 8 से 8 चालू रहता है, 12 घंटे का शिफ्ट होता है इसमें। तो 12 घंटे का शिफ्ट मतलब आप ये मत समझिएगा कि मुझे 12 घंटा काम करना है, ठीक है? आपको काम करना होगा 8 घंटे ही, ठीक है? तो उसमें जो टाइमिंग होता है, एक बंदा काम करेगा 8 से 4 और दूसरा बंदा करेगा मतलब 4 से लेके 8 बजे तक, या फिर 12 से लेके मतलब 8 से लेके वो 2 बजे तक काम किया, 2 बजे के बाद कोई और बैठ गया एमपीसीएम काउंटर पे, तो वो रोटेशन चलते रहता है। कोई भी आके काम मतलब एमपीसीएम काउंटर पे कोई ना कोई बैठा होना चाहिए, वो काउंटर खाली नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है? तो उसमें स्टाफ होते हैं। अगर कोई स्टाफ नहीं होता है, तो हो सके आपको डबल शिफ्ट करना पड़े, आपको 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक करना पड़े, तो फिर आप सोचेंगे कि उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस है 8 घंटे की ड्यूटी हम 12 घंटे पे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको पेमेंट एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो मिलता है, वो क्या है? मैं बताता हूँ, पहले मैं डिलीवरी ब्रांच का आपको मैं टाइमिंग बता दूँ। डिलीवरी ब्रांच का जो टाइमिंग होता है, वो सुबह 7 बजे के से स्टार्ट होके शाम के 7 बजे तक चलता है। तो सुबह 7 बजे से स्टार्ट होता है, 7 से लेके 3 तक एक शिफ्ट होगा और 3 से 7 एक मतलब एक 11 से 7 शिफ्ट होता है नॉर्मली, लेकिन 11 से 3 बजे तक वो उनको कुछ एमपीसीएम काउंटर पे या दूसरे काउंटर पे ऐसे सबको सब काम आना चाहिए, तो अलग-अलग काउंटर पे बैठाया जाता है। मतलब 7 से 7 वो जो डिलीवरी ब्रांच है, वो चलता है। वहाँ 7 बजे क्या होता है, सुबह गाड़ी आती है। बहुत सारे जगह से पोस्ट लेके या दूसरे-दूसरे जगह से पोस्ट लेके, तो उनका एंट्री करना, ठीक है? एंट्री करने के बाद फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट उसको सॉर्ट करेंगे, फिर पोस्टमैन को देंगे कि जाओ इस जगह पे दे के आओ, फिर वो देने जाएँगे, फिर वो लाएँगे, तो शाम को फिर से जितना भी लेटर आया, कितना नहीं आया, सबको ट्रैक करके फिर से रिकॉर्ड सारा मेंटेन करना और उसका लास्ट में एक डेली का रिपोर्टिंग करना, रिपोर्ट जो है वो उसको मतलब हेड ऑफिस भेजना, ये सब काम होता है डिलीवरी काउंटर पे। तो ये सब जो है डिलीवरी काउंटर पे जो काम होता है, वो पीओएस में होता है, पॉइंट ऑफ सेल जिसको बोलते हैं, बैक ऑफिस का पार्ट है ये। ठीक है? तो इसमें भी अगर मान लीजिए कि मतलब कोई एब्सेंट है या किसी मतलब मान लो कि 2-3 आदमी हैं जो कि उस काउंटर पे हैं, 1 आदमी एब्सेंट है, तो हो सके किसी को डबल करना पड़ जाए, फिर से मतलब 12 घंटे ड्यूटी करना पड़ जाए इंस्टेड ऑफ 8 आवर्स, ठीक है? तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे ही आप 12 घंटे काम करोगे ना, उसमें भी 12 घंटा मैंने देखा, जो एमपीसीएम काउंटर है वहाँ भी 12 घंटा काम हो सकता है, यहाँ भी 12 घंटा काम हो सकता है, किसी-किसी दिन आपको लग जाए, तो पेमेंट आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, तो एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलता है, तो भैया कुछ तो मिलना चाहिए, ऐसे कैसे काम होगा? 8 घंटे की ड्यूटी हम 12 घंटे कर रहे हैं, तो मिलता है। अगर आप 3 दिन अगर 12-12 घंटे काम कर लेते हैं, मतलब डबल शिफ्ट 3 दिन कर लेते हैं, तो आपको 1 दिन का सी ऑफ मिलता है। 1 दिन का सी ऑफ मतलब 1 दिन का कंप्लीट छुट्टी मिलता है, बट वो छुट्टी ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि हाँ, हम वेडनेसडे को जाएँगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं। उसका सैंक्शन करवाना पड़ता है, वो आपकी छुट्टी आपके क्रेडिट में हो जाता है कि आपको इतना छुट्टी क्रेडिट में चला गया। मतलब मान लीजिए कि आपको आपको घर जाना अपने 5 दिन, 6 दिन का आपको छुट्टी चाहिए। तो आप क्या करिए लगातार 15-20 दिन, 18 दिन, 20 दिन तक आप लगातार रात को ड्यूटी कर लीजिए, ठीक है?
मतलब 12-12 घंटे ड्यूटी कर लीजिए, उससे 18 दिन कर लेंगे तो आपका 6 दिन का छुट्टी बन जाएगा। आप 1 सप्ताह की छुट्टी पे विदाउट एनी एक्स्ट्रा लीव जा सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा छुट्टी कह सकते हैं, जो कि 3 दिन 12-12 घंटे काम करके मिलता है। सैटरडे ऑफ नहीं मिलता, ओनली संडे ऑफ मिलता है। तो ये छुट्टी का क्राइटेरिया हुआ, ठीक है? होप छुट्टी का समझ गए होंगे आप। मैं बता दिया पीए और एसए का जॉब प्रोफाइल पूरा बता दिया क्या-क्या होता है। अब आते हैं हम लोग आपके ऑफ़िस के ये पे हायरार्की पे और आपका प्रमोशन क्या होता है। देखिए प्रमोशन का 2 स्कोप है, सबसे पहले तो। एक स्कोप है कि आप या तो एग्ज़ाम पास करके जाइए और दूसरा स्कोप है या बिना एग्ज़ाम पास करके जाइए। देखिए एग्ज़ाम पास करें या बिना एग्ज़ाम पास करे, कुल मिला के कहें तो मतलब सबसे जो क्या कह सकते हैं, सबसे जो स्लो प्रमोशन है अगर सीजीएल के सारे पोस्ट को कंपेयर कर दें, सबसे स्लो प्रमोशन जो है, मुझे यहीं दिखता है, पीएसए में ही दिखता है। पोस्टल असिस्टेंट से आप एलएसजी बनते हैं, लोअर ग्रेड सुपरवाइज़र बोलते हैं उसको, उसके बाद एचएसजी होता है, हायर ग्रेड सुपरवाइज़र 1 और उसके बाद हायर ग्रेड सुपरवाइज़र 2, ठीक है? ये 3 लेवल होता है। अब वही 3 ही प्रमोशन हो सकता है आपको, पीएसए से एलएसजी, एचएसजी 1 और एचएसजी 2 बट लास्ट, ठीक है? आपका पीए से जो होता है 2400 ग्रेड पे का जॉब होता है। 2400 ग्रेड पे के जॉब के बाद आपका जो पहला प्रमोशन होता है वो 2800 ग्रेड पे होता है और वो भी 10 साल के बाद। शॉकिंग ना? ठीक है। 10 साल के बाद आपका 2800 ग्रेड पे का जॉब होगा। 2800 के बाद फिर 4200 और देन 4600 उसके बाद आप रिटायर कर जाओगे। मतलब आप इंस्पेक्टर रैंक पे जाके रिटायर कर जाओगे, ये आप मान मान के चलो। तो ये सबसे क्या कहते हैं मतलब वर्स्ट प्रमोशन है इसमें। 8 से 10 साल में पहला प्रमोशन, जब आपको प्रमोशन मिलता है ना एलएसजी का, तो आप देखते होंगे ना हायर ग्रेड सुपरवाइज़र जो है, ठीक है, सॉरी लोअर ग्रेड सुपरवाइज़र जो है उसका प्रमोशन मिलता है, तो उसका जो ग्रेड पे होता है ना उससे ज़्यादा आपका सैलरी हो गया रहता है, ठीक है। तो मतलब ये क्या कहते हैं पोस्ट चेंज होता है, सैलरी में कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। 1 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दे दिया जाता है या 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दे दिया जाता है आपको, यानी 6% सैलरी बस बढ़ा दिया जाता है। तो कोई खास अंतर भी नहीं होता है। तो मतलब प्रमोशन वाइज़ तो आप बिल्कुल इसको इसको मत देखिएगा, ये बढ़िया जॉब है। हाँ, एक प्रमोशन ठीक है, आप डायरेक्ट 4600 ग्रेड पे बन सकते हैं, आप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बन सकते हैं थ्रू एग्ज़ाम। अगर आप एग्ज़ाम पास करके आप अगर पीए से बनते हो, मतलब पीए से बन के आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो, तो आप इंस्पेक्टर पोस्ट पे चले जाते हो डायरेक्ट 4600, मतलब 2400 से डायरेक्ट 4600। बहुत सुन के अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मैं अगला न्यूज़ बताऊँगा तो आप फिर शॉकिंग चले जाओगे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम आप पता है कब दे सकते हो? पहले ये क्राइटेरिया था कि आप 5 साल में एग्ज़ाम दे सकते थे, लेकिन अब जो है इसको बढ़ा के 8 साल कर दिया गया है। यानी 8 साल के बाद आप एलिजिबल होते हो कि आप एग्ज़ाम दे पाओगे। अगेन शॉकिंग कि 8 साल के बाद एग्ज़ाम दे पाओगे। अगर पास हुए तो हो सके 3-4 साल और लग जाए आपको इंस्पेक्टर बनने में, यानी 4600 लेने में भी आपको कम से कम 12 साल लग जाएँगे। ठीक है? तो ये एक बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं थोड़ा-सा अच्छा नहीं है प्रमोशन, ठीक है? प्रमोशनल एस्पेक्ट से बढ़िया नहीं है। आते हैं इसके ट्रेनिंग के बारे में। देखिए, आप जब भी जॉइन करते हो ना, ये सबसे पहले तो 2400 ग्रेड पे का जॉब है। तो जब भी आप जॉइन करते हो, तो आपका ट्रेनिंग जो है, पहले तो डिविज़नल ऑफ़िस में इन हाउस ट्रेनिंग होता है 15 दिन का। मतलब 15 दिन में आपको मोटा-मोटी काम सिखा दिया जाता है कि ये काम होता है, ठीक है? उसके बाद कुछ दिन का काम करने लगते हो, आपको ऑफ़िस एलोकेट हो जाता है, 2-3 महीने के बाद एक और ट्रेनिंग होता है आपका, ठीक है? जिसको पीटीसी कहते हैं, ठीक है? वो जो पीटीसी है, वो ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपके ऑफ़िस में ही हो, वो अलग-अलग लोकेशन पे होता है। कुछ 2-4 लोकेशन है, जैसे पीटीसी दरभंगा हुआ, आपका पीटीसी मैसूर हुआ, पीटीसी वडोदरा हुआ और पीटीसी सहारनपुर हुआ। तो ये सब जगह आपका जैसे मुंबई वगैरह में जॉइन करते हो ना आप, तो आपको पीटीसी वडोदरा जाना पड़ता है, आपको ट्रेनिंग के लिए, ठीक है? वहाँ आपका 28 वर्किंग डेज़ का ट्रेनिंग होगा, 28 वर्किंग डेज़, मतलब उसमें संडे काउंट नहीं होगा और बाकी हॉलिडेज़ काउंट नहीं होंगे। तो हो सके ये जो आपका ये है, आपका 1 महीना 5-6 दिन, 10 दिन तक चले, या मान के मोटा-मोटी सवा महीना, डेढ़ महीने के आस-पास ये ट्रेनिंग चलता है, ठीक है? जहाँ पे आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड होता है वहाँ पे, हॉस्टल में आप वहाँ रह सकते हो, कुछ नॉर्मल चार्जेज़ लगते हैं, ठीक है? जैसे नासिन में होता है ना, उसी तरह का होता है, लेकिन नासिन जैसा ऑब्वियस है नहीं होता होगा, उतना फैसिलिटी नहीं मिलता होगा पीटीसी में, ठीक है? तो ये आपका ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग जो है पहले 15 दिन का इन हाउस ट्रेनिंग और उसके बाद 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आपका 28 वर्किंग डेज़ का पीटीसी ट्रेनिंग, ठीक है? तो पीटीसी आपको अलग-अलग लोकेशन पे जाना होता है, ठीक है? आपको घर बैठ के नहीं करना होता है। तो ये ट्रेनिंग का बात हुआ, ठीक है? आते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम में, तो देखिए यार दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम ऑब्वियस से होगा। ठीक है। आप मना नहीं कर सकते यार, लैंग्वेज तो प्रॉब्लम होता है, नो डाउट है कि नहीं होगा। क्योंकि जनरली बहुत ही मतलब एक कॉर्पोरेट कल्चर तो फॉलो नहीं होगा। आप ऐसे ऑफ़िस में हो जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक्स आते हैं, मिडल क्लास पब्लिक या लोअर ग्रेड पब्लिक आते हैं, हाई हाई क्लास के पब्लिक नहीं आते हैं, तो आपको वहाँ इंग्लिश कम्युनिकेशन भी उतना नहीं चलेगा। मान मान लो कि आप दूसरे स्टेट में हो तो इंग्लिश कम्युनिकेशन है। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप पीए से ले रहे हो तो होम स्टेट जो है वो बेटर रहेगा। यही इसी कन्क्लूज़न मतलब यही कन्क्लूज़न मैं निकाल सकता हूँ कि अगर मान लो कि आपको होम स्टेट मिल रहा है तो आप बढ़िया है, ले लो। तैयारी करने का मौका ही मिलेगा आपको, फिक्स जॉब है, मतलब ठीक है। घर के पास रहेंगे तो तैयारी वगैरह भी कर सकते हैं।
मतलब अगर मान लो कि सुबह का शिफ्ट ले लिए, दोपहर में फ्री हो जाओगे आप 2-3 बजे 4 बजे के आसपास फ्री हो जाओगे। फ्री होने के बाद आप पढ़ाई कर सकते हो ईज़िली, ठीक है। लेकिन दूसरे जगह रहोगे तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये रहा आपका पीएएसए के बारे में सारा डिटेल वीडियो। होप सो कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिनका भी कुछ नंबर कम रहा है, जिनको पीएएसए मिलने के चांसेस है, उनको ये वीडियो दिखाइएगा ज़रूर से ज़रूर, ताकि उनको पता हो सके कि मेरा वर्क प्रोफाइल या वर्क नेचर क्या होगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी, क्योंकि फर्दर अपडेट्स मैं देते रहता हूँ बाकी सब चीज़ों का भी। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का बखूबी रिप्लाई देता हूँ। और भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप इस स्क्रीन पे आए हुए मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चलिए बाय बाय।